आज हम शेरशाह सूरी पर परिचर्चा करेंगे। शेरशाह सूरी का कार्यकाल जो है वो हुमायूं के बाद आता है। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें बाबर ने अफ़गानों को पराजित कर दिया था और मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी। लेकिन मुग़ल साम्राज्य की स्थापना होने के बावजूद बाबर जो हैं उन्होंने अफ़गानों पर निरंतर प्रहार किया था, अफ़गानों से निरंतर संघर्ष किया था और इस संघर्ष के बावजूद वो अफ़गानों की शक्ति को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर पाए थे। अफ़गान सरदार जो हैं वो निरंतर संगठित होते रहे और अपने आप को पुनः स्थापित करने का प्रयास करते रहे और इन प्रयासों में अफ़गान जो सरदार था, नेता था, उनका नाम था शेर खां, जो हर हाल में अफ़गानों की राज सत्ता को पुनः स्थापित करना चाहता था, महत्वाकांक्षी था। और यही शेर खां आगे जाकर शेरशाह के नाम से विख्यात हुआ और इन्होंने ही सूर राजवंश की स्थापना की। इन्होंने न केवल सूर राजवंश की स्थापना की अपितु एक श्रेष्ठ और संगठित शासन व्यवस्था को भी स्थापित किया और यही श्रेष्ठ सुसंगठित शासन व्यवस्था हुमायूं के उत्तराधिकारियों के लिए एक अमूल्य विरासत के रूप में प्राप्त हुआ। अब शेरशाह कौन था, इनका प्रारंभिक जीवन कैसा था, इसकी चर्चा करते हैं। तो शेरशाह जो हैं उनके बचपन का नाम फरीद था। इनके पिता का नाम हसन खां था, जो कि पेशावर के पास एक रोह प्रदेश है, वहाँ पर घोड़े का व्यवसाय करते थे। लेकिन व्यवसाय में असफल होने के पश्चात वो भारत आ जाते हैं बहलोल लोदी के शासनकाल में और हरियाणा के में एक बरबाला जागीर है, वहाँ के जागीरदार जो है महावत खां सूर के यहाँ नौकरी कर लेते हैं। अब यहीं पर या हरियाणा में ही फरीद का जन्म होता है। जन्म कब होता है, इनकी जन्म तिथि क्या है, इनका जन्म स्थान क्या है, इसके बारे में विद्वानों में मतभेद है। कानून को जो है वो इनका फरीद का जन्म जो है वो नारनौल में बताते हैं और 1486 ईस्वी बताते हैं। A.L. श्रीवास्तव और परमात्मा शरण जो है वो 1472 ईस्वी बताते हैं। तो यहाँ पर उनकी जन्म तिथि को विवाद है, लेकिन उसके आसपास ही इनका जन्म तिथि रही होगी और हरियाणा में ही इनका जन्म स्थान माना जाता है। इनके जन्म के समय में हसन खां जो हैं वो हिसार के जमाल खां के नौकरी करते थे और सिकंदर लोदी ने जमाल खां को जौनपुर की जागीर देकर जौनपुर भेज दिया था और इनके साथ ही हसन खां और फरीद जो हैं वो जौनपुर आ जाते हैं। जौनपुर में आने के पश्चात जमाल खां इनके पिता को सहसराम, खवासपुर और टाडा परगनों की जागीर दे देते हैं और वहाँ का जागीरदार बना देते हैं। तो फरीद का प्रारंभिक जो वर्ष थे वयस्क अवस्था के, वो सहसराम में व्यतीत होते हैं। लेकिन हसन खां की 4 शादियाँ हुई थी, इसलिए पारिवारिक कलह से दुखी होकर ये फरीद जो हैं वो जौनपुर आ जाते हैं और यहाँ आकर ये अरबी, फ़ारसी व्याकरण आदि
विषयों की शिक्षा प्राप्त करते हैं, एक तरह से ज्ञान प्राप्त करते हैं। लेकिन इनके आने के पश्चात इनके पिता जो हैं उनकी जागीर जो है वहाँ की व्यवस्था डगमगा जाती है और जमाल खां जो हैं वो उन्हें इस बात के लिए प्रेशराइज करते हैं कि वो अपने जागीर का प्रबंध फरीद को सौंप दें। और यहाँ से फरीद जो है उन्हें जागीर का प्रबंध सौंप दिया जाता है और यहाँ से उनकी एक तरह से शुरुआत होती है प्रशासन में समझ लीजिए, शासन में समझ लीजिए। जब वो जागीर के प्रबंधक बन जाते हैं तो इस प्रबंधक के रूप में वो अपनी योग्यता के बल पर अपने आप को स्थापित करते हैं और वो जागीर प्रबंधन के अंतर्गत सबसे पहले तो उन जमींदारों और किसानों के विद्रोह को दबाने का प्रयास करते हैं, संघर्ष को खत्म करने का प्रयास करते हैं जिन्होंने उनके पिता के विरुद्ध सर उठाया था। और न केवल प्रयास करते हैं अपितु वो इनके विद्रोह को एक तरह से दबा भी देते हैं। इसके बाद वो दीवानी और फौजदारी जो अधिकारी थे उन पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। उस जागीर में चोर और डाकू जो हैं उनका सफाया करते हैं ताकि वहाँ के जागीर की प्रजा जो है वो सुख और शांति से रह सके। लेकिन जागीर प्रबंधक के रूप में जो सबसे महत्वपूर्ण काम करते हैं वो ये करते हैं कि वो लगान संबंधी श्रेष्ठ व्यवस्था की स्थापना, और इसके अंतर्गत न केवल वो जमीन की पैमाइश करवाते हैं अपितु जमीन का वर्गीकरण करते हैं और वर्गीकरण के पश्चात पैदा होने वाले अनाज के आधार पर या पैदावार जितनी पैदा होती थी पैदावार के आधार पर लगान का निर्धारण करते हैं। और लगान जो है उसमें हेरा फेरी न हो, किसानों के हितों की अवहेलना न हो, इसके लिए वे भ्रष्ट अधिकारियों को सजा देते हैं और उनको वहाँ से हटा देते हैं। और कहा जाता है इस कार्य के अंतर्गत उन्होंने अफ़गान सैनिकों के साथ भी किसी प्रकार की रियायत नहीं बरती थी और सबके साथ न्यायोचित व्यवहार किया था। और ये जो शासन प्रबंध उन्होंने दिया इनसे इनका प्रभाव जो है वो उस एरिया में बढ़ जाता है और बढ़ते हुए प्रभाव के कारण कहा जाता है उनकी जो सौतेली माँ है उन्होंने उनके पिता द्वारा 1528 ईस्वी में जागीर से हटवा दिया और जागीर जो है उनसे प्रबंधन का जो उन्हें काम मिला था वहाँ उस पद से हटा दिया। वो इब्राहिम लोदी से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें जागीर सौंप दी जाए, लेकिन सुल्तान अभी ध्यान नहीं देते। लेकिन 1520-21 में उनके पिता हसन खां की मृत्यु हो जाती है और इब्राहिम लोदी जो हैं उनको जागीर सौंप देते हैं। और यहाँ से आप देखिए शेर शाह जो है वो निरंतर एक तरह से अपनी योग्यता का परिचय देते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी उन्हें अपने सौतेले भाई सुलेमान का विरोध का सामना करना पड़ता है और इस विरोध के फलस्वरूप वो दक्षिण बिहार के शासक बहार खां लोहानी के यहाँ आकर नौकरी करने लगते हैं और बहार खां लोहानी उनकी योग्यता से इतने प्रसन्न हो जाते हैं और कहा जाता है कि एक बार वो शिकार पर जाते हैं और वहाँ शेरशाह द्वारा बिना किसी शस्त्र के शेर को मार दिया जाता है। यहाँ
इस पर बहार खान लोहानी जो हैं वो उन्हें शेर खां की उपाधि प्रदान करते हैं। तो कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि उन्हें शेर खां की उपाधि किसने दी, कब दी, क्यों दी, तो वो सारा ये कारण रहा। और न केवल वो शेर खां की उपाधि देते हैं उन्हें, अपितु उनका जो पुत्र था उनका भी एक तरह से शिक्षक नियुक्त कर देते हैं। दक्षिण बिहार में उनका प्रभाव निरंतर बढ़ता जाता है। जो वहाँ के लोग जो हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो उनके प्रभाव को कम करने की कोशिश करते हैं। इस प्रभाव कम करने के प्रयास में शेर खां जो है, आप देखिए उनको प्रेशराइज किया जाता है कि वो अपनी जागीर का विभाजन कर दें, आधा सुलेमान को दे दें, आधा अपने पास रख लें। लेकिन शेर खां क्योंकि वो कहते थे कि ये तो मेरा पैतृक अधिकार और संपूर्ण जागीर जो है मेरी है। और यहाँ इस विरोध के कारण मोहम्मद खां जो है, जो कि उस समय में काफ़ी प्रभावी व्यक्ति था, वो उन्हें ज़बरदस्ती निकाल देता है और जागीर जो है उनके भाई को दे देता है। और यहाँ जो स्थिति होती है शेर खां की, शेरशाह की, वो बिल्कुल एक तरह से बेघर-बार हो जाते हैं और हिम्मत नहीं हारते, बल्कि वे अपनी जागीर को पुनः प्राप्त करने के लिए मुगलों के यहाँ जाते हैं। क्योंकि शेर खां को आशा थी कि बाबर जो हैं वो उनकी जागीर प्राप्त करने में सहायता कर सकते हैं। और उस समय के कड़ा और मानिकपुर के मुग़ल गवर्नर जुनैद बरलास जो हैं वो उनकी सहायता करते हैं और 1527 ईस्वी में वे मुग़ल सेना में अपना स्थान प्राप्त कर लेते हैं। और जब बाबर ने बिहार के अफ़गानों पर चढ़ाई की थी तो शेर खां जो है उन्हें भी साथ लेके गए थे। और शेर खां से वो इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने 1528 में, मार्च 1528 में उनकी जागीर पुनः सौंप दी। और न केवल उनकी जागीर सौंपी, अपितु चांद का जो क्षेत्र था वो भी इनको दे दिया। लेकिन शेर खां ने मोहम्मद खां को अपने पक्ष में करने के लिए चांद का क्षेत्र जो मोहम्मद खां से लिया था वो उन्हें वापस दे देते हैं और हमेशा के लिए उन्हें अपना कृतज्ञ बना देते। तो यहाँ आप उसकी कूटनीति देखिए कि जिस व्यक्ति ने उनको निकाला उसी व्यक्ति को वापस देकर, उसका वो चांद नामक जगह देकर उसे अपना एक तरह से मित्र बना लिया। क्योंकि शेरशाह जो है वो आगे बढ़ना चाहते थे, उन्हें पता था कि मैं चांद का छोटा सा एरिया लेके हमेशा के लिए मोहम्मद खां को अपना शत्रु बना लूँगा। अगर मैं उसे चांद वापस दे देता हूँ तो वो हमेशा के लिए मेरा मित्र बन जाएगा। और यहाँ वो अपना जो क्षेत्र था उसमें अपना एक तरह से प्रभाव स्थापित कर लेते हैं। और इस प्रभाव स्थापित करने के कारण उनकी प्रसिद्धि जो है वो निरंतर बढ़ जाती है। और यहाँ अब वो 2 साल पश्चात शासन प्रबंध जो था स्पेशली मुग़लों का, उसमें क्या कमियां थी, क्या कमजोरियां थी, सैनिक संगठन में क्या अभाव थे, उनका अच्छी तरह पता लगा लेते हैं। और बाबर क्या करता था, जो गैर मुग़ल थे उनके खिलाफ अपमानजनक और अभिमान सूचक शब्द काम में लेता था, जिसके फलस्वरूप वो 1528 में बाबर के यहाँ से नौकरी छोड़ के और नया रास्ता चुनते हैं। नौकरी छोड़ने के पश्चात यहाँ भी आप देखिए कि वो नौकरी छोड़ देते हैं, फिर नया रास्ता चुनते हैं।
और नौकरी छोड़ने के पश्चात वो पुनः बिहार के सुल्तान मोहम्मद शाह जो हैं उनके दरबार में आ जाते हैं और जलाल खां का शिक्षक और अभिभावक बन जाते हैं। मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है। जलाल खां क्योंकि छोटे होते हैं और उनकी जो माँ थी वो संरक्षिका बन जाती है और शेर खां उनका सहायक बन जाता है और डिप्टी गवर्नर की हैसियत से वे शासन और सेना का पुनर्गठन करते हैं। और इस डिप्टी गवर्नर की हैसियत के बाद वो जो काम करते हैं उनसे उनका प्रभाव और बढ़ता है, लेकिन लोहानी सरदार जो है उनके बढ़ते हुए प्रभाव को सहन नहीं कर पाते और वे शेरशाह के विरुद्ध बंगाल का जो गवर्नर था बंगाल का जो शासक था नुसरत शाह उसको भड़काते हैं और जिसके फलस्वरूप नुसरत शाह दक्षिण बिहार पर 1529 में आक्रमण कर देता है, लेकिन शेर खां जो है उन्हें पराजित कर देते हैं। और इस पराजय के पश्चात नुसरत शाह की शेर खां का प्रभाव जो है वो न केवल बिहार में अपितु बंगाल में भी बढ़ जाता है और उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। वापस लोहानी सरदार नुसरत शाह को आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करते हैं, लेकिन वो शेर खां के खिलाफ आमंत्रण स्वीकार नहीं करता और यहाँ से शेर खां जो है वो अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर देते हैं और वो महमूद लोदी जो है, जो कि बाबर के खिलाफ संघर्षरत था और लोदी वंश का जो शासन था उसे पुनः प्राप्त करना चाहता था। इस अभियान में महमूद लोदी का शेर खां साथ देते हैं, लेकिन युद्ध क्षेत्र में बिना लड़े ही महमूद लोदी भाग जाता है और शेर खां सहित बहुत सारे अफगान सरदार जिन्होंने महमूद लोदी का साथ दिया था बाबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ बाबर की अधीनता तो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन अधीनता स्वीकार करने के पश्चात भी शेर खां अपनी शक्ति बढ़ाने में निरंतर लगे रहते हैं और इसी बीच उन्हें चुनार का किला प्राप्त हो जाता है। चुनार का दुर्ग जो है वो इन्हें सौभाग्यवश प्राप्त होता है, क्योंकि सिकंदर लोदी का जो अमीर था ताज खां सारंगवानी, जिसे सिकंदर लोदी ने चुनार के दुर्ग का गवर्नर बनाया था, इब्राहिम लोदी के काल में अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है और जब महमूद लोदी ने उसे दबाने की कोशिश की तो वो बाबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है और बाबर की अधीनता स्वीकार करने के कारण एक तरह से वो चुनार में अपने सत्ता समझ लीजिए वो स्थापित कर लेता है। यहाँ ताज खां जो है उसकी कई बेगमें थी, उसमें एक बेगम का नाम था लाड़ मलिका। लाड़ मलिका जो है उसके पुत्र से अन्य बेगमों के पुत्र जो हैं उनका मनमुटाव था और वो इस मनमुटाव के कारण अपने पिता ताज खां की हत्या कर देते हैं और लाड़ मलिका जो है वो शेर खां जो है उसको चुनार पर आमंत्रित करती है और एक तरह से एक संधि करती है कि मैं आपको चुनार का दुर्ग सौंप दूंगी और आपसे शादी कर लूँगी और आप जो है यहाँ के एक तरह से गवर्नर बन जाएंगे, जिसे शेर खां स्वीकार कर लेता है। और इस संधि के फलस्वरूप या समझ लीजिए समझौते के फलस्वरूप शेर खां जो है दक्षिण बिहार का तो वह है ही, बंगाल में उसने नुसरत शाह को परास्त करके अपना प्रभाव स्थापित कर लिया है और इस
चुनार के दुर्ग को प्राप्त करने के पश्चात उसका प्रभाव बढ़ जाता है, क्योंकि न केवल उसे चुनार, जो कि उस समय में सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण था, वो प्राप्त होता है, अपितु चुनार से उसे काफ़ी धन भी प्राप्त होता है। और यहीं से उसकी विजय लालसा जो है हुमायूं के खिलाफ संघर्ष करने की एक तरह से प्रज्वलित हो उठती है। और अब उसकी नज़र जो है वो हुमायूं के विरुद्ध एक तरह से संघर्ष करने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि हुमायूं जो है वो भी चुनार जैसे सामरिक महत्व के दुर्ग पर अधिकार करने के लिए ललायित था। और ये जो है शेर खां चुनार के दुर्ग पर अपना प्रभाव स्थापित कर चुका था या अपने अधिकार स्थापित कर चुका था। तो यहाँ से हुमायूं के साथ उसके आरंभिक संघर्ष की कथा प्रारंभ होती है। आरंभिक संघर्ष का एक तरह से प्रथम पद जो है वो शुरू होता है। हुमायूं चुनार का दुर्ग प्राप्त करने के लिए हिंदू बेग जो है उसे भेजता है। हिंदू बेग चुनार पहुंचकर शेर खां से बातचीत करता है, लेकिन शेर खां दुर्ग समर्पित करने से इनकार कर देता है। हुमायूं खुद चुनार जाता है और दुर्ग को घेर लेता है। शेर खां किले का रक्षा का दायित्व जो है वो अपने पुत्र जलाल खां को सौंपकर खुद भरकुंडा की तरफ चला जाता है। लेकिन इसी समय हुमायूं को गुजरात के शासक बहादुर शाह के चित्तौड़ पर आक्रमण की सूचना मिलती है और उसे ये भी आशंका होती है कि कहीं चित्तौड़ के बाद बहादुर शाह दिल्ली पर आक्रमण नहीं कर दे। इस आशंका को ध्यान में रखते हुए हुमायूं शेर खां से संधि करने का निश्चय करता है। वहाँ शेर खां भी युद्ध को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था, क्योंकि वो चुनार में अभी अपना आप को स्थापित ही कर रहा था। और इसके फलस्वरूप 1533 में दोनों में संधि हो जाती है और चुनार का दुर्ग जो है वो शेर खां के पास ही रहता है। लेकिन शेर खां इस दुर्ग की एवज में हुमायूं के प्रति स्वामी भक्ति बने रहने की प्रतिज्ञा करता है। और शेर खां न केवल प्रतिज्ञा करता है, अपितु अपने पुत्र कुतुब खां को 500 अफगान सैनिकों के साथ हुमायूं की सेवा में भेज देता है। ये एक तरह से शेर खां का प्रारंभिक साम्राज्य स्थापित करने के प्रयास थे। इसके बाद शेर खां बंगाल अभियान करता है, रोहतासगढ़ दुर्ग जो है उस पर अधिकार करता है। बंगाल पर मुगलों का अधिकार होता है, वहाँ वो एंट्री करता है। और जब इसका प्रभाव ज़्यादा बढ़ने लगता है तो इसका आप देखोगे कि हुमायूं के साथ संघर्ष होता है। ये हम अब कल डिस्कस करेंगे।